हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ओके। वैसे मैं ज़्यादा ये बार बार नहीं बोलने वाला, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। समझ गए होंगे लोग। चलिए आज आप लोग के बीच में चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी से लेके आया हुआ हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको हम लोग कवर अप करेंगे आज। एंड इसमें सबसे पहले आपने बोर्ड पे देख लिया होगा, आपको लिखा हुआ मिल रहा है इंट्रोडक्शन। एंड दो हैशटैग बने हुए हैं, एक बना हुआ है नीड ऑफ मेजरमेंट एंड दूसरा बना हुआ है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कशन होने वाला है और इसमें हम लोग यूनिट को कवर करेंगे, यूनिट के साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं वो कवर करेंगे। इन वीडियो खत्म हो जाएगा, तो इतना ही डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कई सारे बच्चों का। तो जो इंट्रोडक्शन नहीं लेना चाहते, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो इसको स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं। इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, आपको चैप्टर पसंद कैसे आए। एंड आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन आपको ये सिखाता है कि आप चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, उसका रीजन क्या था चैप्टर पढ़ने का। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हैशटैग आपको दिख रहा होगा नीड ऑफ मेजरमेंट। में साइड में हो जाता हूं, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट जो मापन है ना, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी बोलोगे फिजिक्स में सर कहानी कहां से आ गई, मैथ्स तो सुना था, थ्योरी सुनी थी, डेरिवेशन सुने थे, न्यूमेरिकल सुने थे, प्रैक्टिकल सुने थे, कहानी कहां से आ गई। तो कहानी है, कहानी आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो जानते हैं मेजरमेंट क्यों मतलब इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है मेजरमेंट की। तो एक छोटी सी कहानी है, सुनो। एक व्यापारी हुआ करता था, कपड़े का विक्रेता जो बेचने का काम करता है, उसकी दुकान भी थी पर्सनल कपड़े की। बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि कोई भी कहानी ऐसे इस टैग लाइन से स्टार्ट ही नहीं हो पाती कि बहुत समय पहले की बात है। तो बहुत समय पहले की बात है। तो क्या करता था वो क्या करता था कि जब भी उसके दुकान पे, शॉप पे कोई कपड़ा लेने आता था, तो वो अपने हाथ से, मतलब उसका एक अंदाजा रहा करता था कि अपने हाथ से अगर मैं 2 हाथ कपड़े नाप के अगर किसी को देता हूं, तो वो ईजिली अपनी शर्ट को सिलवा सकता है टेलर के पास जाके। तो रूरल एरिया में उसकी शॉप थी, गांव साइड में लोग आते थे आराम से और उसके पास से कपड़ा लेके जाते थे। और लोगों को भी भरोसा था कि ये बेईमानी नहीं कर सकता, 2 हाथ से कपड़ा नाप के देता है तो हमारी शर्ट ईजिली बन जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस दुकानदार का एक छोटा सा बच्चा था, तो वो उस दुकान पे बैठा हुआ था। एक आदमी आया, उससे बोला बेटा मुझे कपड़ा चाहिए, और उसने 2 हाथ के पैसे दे दिए। 2 हाथ में जितना भी कपड़ा उसको, मतलब जितने भी पैसे का कपड़ा लेना होता होगा उस टाइम, तो उसने पैसे दिए। उसने, बच्चे ने क्या करा, अपने ऐसे ऐसे करके 2 हाथ से कपड़ा नापा और नाप के दे दिया, 2 हाथ का कपड़ा नाप के दे दिया। और वो इजिली लेके गया टेलर के पास। टेलर ने कपड़ा लिया और उसने सिलना चालू किया। और जब चालू किया तो उसने देखा कि उस कपड़े से उस आदमी की शर्ट नहीं बन पा रही थी। वो वापस से दुकान पे गया और उसने काफ़ी दंगा फसाद किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मतलब शर्ट नहीं बन पा रही है मेरी। तो उस दिन उस बच्चे का बाप भी, जो पहले कभी कपड़ा देता था 2 हाथ से नाप के, 2 हाथ का नाप के, तो वो उस दिन बैठा हुआ था शॉप पे और उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। विवाद होने लगा आपस में, लड़ाई दंगा होने लगा। तो जब भी कभी बाजार में ऐसा कुछ होता है तो बीच बिचाव करने लोग पहुंच जाते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो बीच बिचाव करने जाते हैं, बातें सुनने। तो मैं ऐसे ही निकल रहा था वहाँ से, तो मैं फिर गया, पहुंच गया। ओके, तो मैं गया, पहुंचा और मैंने कहा भैया क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। तो उसने बताया, अपनी सारी बातें बताई कि क्या रीज़न है, क्यों लड़ रहे हैं हम लोग। तो जब मुझे पूरी बात समझ में आई, मैंने पूरी बात सुनी और मैंने क्या करा, एक स्टिक उठाई। और स्टिक उठाने के बाद में, मारा नहीं, मतलब स्टिक उठाई, और वो जो दुकानदार था, जो फादर ऑफ द सन था उस बच्चे का जिसने विवाद करा था ये पूरा, उसके हाथ से मैंने स्टिक को मेजर करा। और मेजर करने के बाद वो स्टिक पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। देखा, मतलब लाइक मेरे इतना मतलब मानते थे लोग। स्टिक मैंने पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और वो स्टिक ही एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया। और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब जब भी कपड़ा देना है ना, तो इसी स्टिक से नाप के, 2 स्टिक का कपड़ा अगर दे दिया तो हाँ उतने ही पैसे ले सकते हैं जितने हम पहले पैसे लिया करते थे हाथ से कपड़े को नापने के बाद। तो शायद आपके माइंड में हिट हुआ होगा जाके कि मेजरमेंट का जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग चीजों को अब मेजर करते हैं। तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना ना उस टाइम में भी, सोचो वही 1 मीटर रहा होगा या 1 फुट रहा होगा, है ना। तो आज वो हम लोग मान के चल रहे हैं उसी को। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरी है। तो आपको जरूरत समझ में आई ना कि मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये बात आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। तो मेजरमेंट का नीड यहीं पर है। आज प्रेजेंट टाइम हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद में उन चीज़ों को हम लोगों से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ को हम अपने यहाँ अपनी कंट्री में 1 मीटर 2 मीटर में मेजर करते हैं, अदर कंट्री में भी जाएंगे तो हमारा मीटर स्केल वहाँ पर वैलिड होगा। तो दैट्स बिकॉज कि हम लोग आपस में चीज़ों को ले पा रहे हैं और अपनी चीज़ें दे पा रहे हैं मेजर करके ही।
भले वो कुछ और ऑब्जेक्ट्स हों, जस्ट लाइक लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग लीटर में लेते हैं, एंड डिस्टेंसेस हैं तो उनको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में लेते हैं, लेंथ वगैरह को। तो बात समझ में आ रही होगी। आज प्रेजेंट टाइम हम हर एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ में था नीड ऑफ मेजरमेंट, कहानी के साथ। ओके, तो जिन बच्चों को पता है नीड ऑफ मेजरमेंट, वो कहानी को स्किप करो, सीधा आगे बढ़ो और देखो वीडियो को, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो अब मैं बताने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ओके। ब्लॉक को मैंने धक्का दिया, एक यहाँ पे पर्सन है जिसने क्या करा, ब्लॉक को धक्का दिया, माय फेवरेट, ठीक है। इसने क्या करा, ब्लॉक को धक्का दिया, बहुत बदतमीज है ये। इसने क्या करा, ब्लॉक को धक्का दिया, धक्का देने के बाद में ब्लॉक डिस्प्लेस्ड हुआ। ये वर्ड ला रहा हूं, डिस्प्लेस्ड। अभी सोचो अगर हमें पता ही नहीं होती ये वर्ड कहां से है, तो इसने धक्का दिया, मतलब ये क्या कर रहा है, एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या मिल रहा है इसको, मतलब रिजल्ट मिल रहा है ना। तो बात समझ में आ रही है ना, फिजिकल क्वांटिटीज कहां से आई, मतलब जो आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हो और उस फिजिकल एक्टिविटी को जिसमें मेजर करा जाता है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज को आज अपन डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। और अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, एफ से, और जिसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। और दूसरा यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जिसको नहीं आता यूनिट्स निकालना, अभी हम बाद में बताने वाले हैं, ठीक है, तो परेशान मत हो। तो बात समझ में आई कि ये जो कर रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी है, इसको जिसमें मेजर करा जा रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो किसके साथ लिखते हैं, यूनिट के साथ। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जितना भी इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया उस फिजिकल एक्टिविटी को करने में। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो बात खत्म हुई थी ना, बात कहां पर खत्म हुई थी, यूनिट पे खत्म हुई थी जाके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो यूनिट रहेगी। तो ये हो गई बात इंट्रोडक्शन की। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, यूनिट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो दूसरा पार्ट है वो है डेराइव यूनिट्स, ओके। सो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ये जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं इसको, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों ने पहले से पढ़ रखा होता है। 9th में मेजरमेंट करके एक चैप्टर था जो पहले आता था, अब शायद वहां से भी हटा दिया गया है जब से सीबीएसई ने उसे अडॉप्ट किया है, गोद लिया है यूपी बोर्ड को। सो डेराइव यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो डेराइव यूनिट ये आपकी डिपेंडेंट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब इनको किसी की भी जरूरत नहीं है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। और अगर हम डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो इनको जरूरत है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स की बात करें तो आपका आ जाता है मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी, ओके। एंड अगर मैं डेराइव्ड यूनिट की बात करूं तो इसमें आता है आपका फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, ईटीसी, और भी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, इन चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं फिर से अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मार्कर है और आपसे कह दिया जाता है कि इस मार्कर का लेंथ निकाल लो, तो आप लेंथ निकाल लो ना, और लेंथ निकालने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं कि लेंथ निकालने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेंथ पता करनी है तो लेंथ निकाल लो, लेंथ क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गया ना आपको। ऐसे ही आपका टाइम हो जाता है, मास हो जाता है, किसी ब्लॉक का मास निकालना है तो सिर्फ आपको मास की ही नीड होगी और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं डेराइव यूनिट्स में। तो डेराइव यूनिट्स में अगर आपको प्रेशर पता करना है तो प्रेशर के लिए क्या चाहिए, पहले तो फोर्स चाहिए, और फोर्स के साथ साथ क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए। तो बात समझ में आ गई ना कि सिर्फ इसमें प्रेशर में फोर्स ही नहीं है, फोर्स भी डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसी हो गई, डिपेंडेंट हो गई। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, और अगर ऐसे ही हम लोग फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू, अभी क्रॉस नहीं करते, नहीं तो क्वेश्चन लगा दोगे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे लगा दिया आपने यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे, यूट्यूब पे तो रहते ही हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो प्रेशर है, फोर्स है, वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। तो ये चीज अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपका फंडामेंटल यूनिट और एक आपका होता है डेराइव्ड यूनिट। छोटे बच्चों को 9th वालों को ऐसे समझा दिया जाता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं साइंटिस्ट के नेम पे रखी जाती हैं, और जो डेराइव्ड यूनिट होती है इसको अपन डेराइव करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों के लिए सही है, 9-10 वालों के लिए सही है, लेकिन आप लोग मत समझो ऐसे। अगर मैं इसके प्रेशर के फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं तो पास्कल होगा। डेराइव यूनिट आपका इसका निकालना पड़ता है, डेराइव यूनिट प्रेशर का। वैसे मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी साइड में समझ लो कि प्रेशर का डेराइव यूनिट कैसे निकालेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो जो फोर्स होता है इसका यूनिट निकल के आने वाला, वैसे तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन एक और यूनिट होता है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और बिग अपॉन में क्या आने वाला है मीटर स्क्वायर। इसके जैसे 1 लेट करो, ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐसे समझ सकते हो, साइड में लेकर आओ, बोर्ड की शॉर्टेज है, गरीब लोग, ठीक है। तो क्या निकल के आने वाला है, केजी, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डेराइव यूनिट निकलता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। और यूनिट्स से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सुना होगा सभी ने, ओके। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती यूनिट्स वगैरह की, लेकिन किसी चीज को छोड़ो मत, सभी को समझ में आना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अभी 3 सिस्टम को रखा गया है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देख रहे होगे कि जो सेकेंड है ना, वो तीनों में कॉमन है, मतलब ये चेंज नहीं होता, ठीक है। चाहे सीजीएस में रखो, चाहे एमकेएस में रखो, चाहे एफपीएस में रखो, सेकंड सेकंड रहने वाला है। तो शायद ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि बहुत जगह बोला जाता है कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी निकाला है, जो आपने फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी निकाला है, उसका यूनिट निकालो, और यूनिट किस में रखो, एसआई सिस्टम में रखो। कई बार ऐसा भी बोला जाता है एमकेएस में चेंज करो, सीजीएस में चेंज करो। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है एमकेएस और सीजीएस दोनों से। तो एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, किससे मिलके बना है, एमकेएस और सीजीएस से। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं क्या लेने वाला हूं, हम फोर्स को ले लेते हैं, ओके। फोर्स के बारे में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है बजरंग बली के बारे में पढ़ रहा, भगवान का नाम आ गया बीच में, ओके। क्योंकि बल, बुद्धि, ओके चलो छोड़ो हटाओ। देखो इधर तो F इजिकल टू एम ए निकल के आया ना। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं F इजिकल टू एम ए, तो एम मतलब मास, मास का मतलब केजी, और एक्सेलेरेशन मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यूनिट निकालना आप आई थिंक आप लोग को आता होगा पहले से, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो है तो समझ पा रहे होगे इस चीज को। मास के लिए केजी, ए का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब चलो के फॉर मतलब केजी फॉर के, एम फॉर मीटर, जी फॉर ग्राम, सेंटीमीटर फॉर सी, ठीक है। तो एक बात आप आई थिंक समझ गए होंगे कि ये ग्राम और सेंटीमीटर इन सेकेंड किससे बिलोंग कर रहा है, सीजीएस से। और केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किससे बिलोंग कर रहा है भैया, एमकेएस से बिलोंग कर रहा है। और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, एसआई से। शायद ये एक पूरा, चलो सोचो इस पे, इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर वो केजी है या ग्राम है या मीटर है या सेंटीमीटर है, तो दोनों सिचुएशन में रहने वाला किसमें है, एसआई में। क्योंकि एसआई किससे मिलके बना है, सीजीएस और एमकेएस से। और अगर आपको एमकेएस और सीजीएस अलग अलग रखना हो तो फिर आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। ये एक आपकी बड़ी यूनिट है और ये आपकी छोटी यूनिट है। केजी बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, आपको पता होगा पहले से। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। सुनाओ, आप समझ चुके होंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम को, ओके। सुनाओ, चलिए अब हम लोग इसी के बाद, मतलब सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस खत्म करने के बाद, हाउ टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें बीच में रहती हैं। वैल्यूज को चेंज करना है ना, बदलना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। कई सारे टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। और बच्चे को फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60 होते हैं। तो ये वैल्यूज को चेंज करना, बदलना मीटर से सेंटीमीटर में। और भी कई सारी वैल्यूज होती है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। लाइट ईयर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको रटनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ना नहीं रटना ही पड़ता है बेटा,
लर्न करना पड़ता है आपको, ठीक है, तभी आती हैं ये चीज़ें। किसको किस में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कराना है, कितने से डिवाइड कराना है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स खत्म करने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैथड आता है जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन मैथड। रिफ्लेक्शन मैथड, ओके, समझ लो क्या होता है रिफ्लेक्शन मैथड। ओके, शॉर्ट में इसको देखते हैं। एक पैरेललोग्राम मैथड भी होता है, तो यहां पे मैं रिफ्लेक्शन मैथड बताने वाला हूं क्योंकि बहुत जगह पे पूछा जाता है ये, मतलब लाइक पूछ दिया जाता है ये ऐसे कोई वॉल है। अच्छा, रिफ्लेक्शन मेथड का यूज कहां पर है, ये भी वही कहानी से रिलेटेड है कुछ। तो ऐसे आपने देखा होगा कि आप ऐसे चिल्लाते हो पहाड़ों में जाके, वादियों में जाके ऐसे चिल्लाते हो तो आवाज ऐसे लौट के आती है पलट के वापस, और ये इसको इको बोलते हैं, वापस आता है। और अगर ये कम टाइम में वापस आ रहा है तो डिस्टेंस कम है ये सोर्स और रिफ्लेक्टर के बिटवीन, और अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बिटवीन डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा है। अब उसी अगर डिस्टेंस को हमें मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे। सपोज ये समझ लो कि वॉल है आपकी, और यहां से हमने कोई सोनार को छोड़ा, आपने शायद सुना हो जो आपकी बहुत सारी मूवीज में इसका नेम लिया जाता है, सोनार वगैरह छोड़ना, मतलब लाइक डिस्टेंस पता करना, सामने ऑब्जेक्ट क्या है बिना देखे। ये जो पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, वहाँ उसमें यूज़ करा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इससे कोई सोनार छोड़ रहा हूँ तो सोनार, रडार, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी लिया जाता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये जो आपका सी होता है इसके इक्वल में ही डिस्टेंस रखती है। सी क्या होता है, इसका एक सिंपल सा रिलेशन निकल के आता है, 1/√ε0 μ0 = होता है सी, और C का तो आपको पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको रिलेशन पढ़ने को मिलेगा 12th में, ठीक है। यहाँ पर जो ε0 होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और जो μ0 होता है परमिटिविटी होती है, ये आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। इन दोनों का रिलेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कांस्टेंट होता है, और ये मैग्नेटिज्म से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। तो मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होता है किसके, सी के, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो दैट्स वाई अगर हमने किसी सोनार को छोड़ा हुआ है और हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद देखा कि ये जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगाया था, है ना, और वापस आने में, जाने से वापस आने दोनों में 5 सेकेंड का टाइम लगाया। ये जितना गया और वापस आया, स्टॉप वॉच में हमने देखा कि इसको वापस आने में, मतलब वापस सुनाई देने में या वापस बैक आने में इसको कितने का समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा, ठीक है। और एक चीज तो आपको पहले से ही पता है कि किस वेलोसिटी से गया था, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गया था। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। और एक बात मैं बता दूं, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही होंगी, तो चाहे वेलोसिटी रखो या स्पीड रखो, और लाइट के लिए भी स्पीड वेलोसिटी सेम होती है। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। तो वेलोसिटी, तो डिस्टेंस = क्या निकल के आ जाएगा, v × t, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा जाने और आने में, 2d, तो d = कितना निकल के आ जाएगा, vt/2, एंड v आपको पता ही है कितना था 3 × 10⁸ था, और टाइम कितना लगा, मे बी 5 सेकंड का टाइम लगा, और डिवाइड किससे करा दो, 2 से करा दो। सॉल्व करने पे आंसर आपको पता चल जाएगा। तो कितना निकल के आया, 1 पॉइंट, इससे कट करा तो कितनी बार गया, 1.5, तो 1.5 × 10⁸ 8 × 5, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या निकल के आ रहा है, ये डिस्टेंस निकल के आ रही है जो इसने ट्रैवल करा होगा, यहां से यहां तक किसने ट्रैवल करा होगा, ये सोनार ने ट्रैवल करा होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन मेथड होता है किसी लॉन्गर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। ओके, तो वैसे बहुत सारी चीजें होती, मास को, टाइम को कैसे निकालना, पहले कैसे निकालते थे, कैसे मेजर करा गया। तो मेजरमेंट में इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। ये रिफ्लेक्शन मेथड है, आपकी एनसीईआरटी बुक में पैरेललोग्राम मेथड भी दिया गया है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सन का, तो आप उसमें देखना, आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। किसकी बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जितना मैंने बताया था कि इस वीडियो में कवर अप करूंगा, उतना हुआ जा रहा है धीरे धीरे। तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा था। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होगे, पहले से मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट्स लिख लिए हैं। इनको लिखने में टाइम वेस्ट होता और आप लोग की वीडियो का लेंथ वैसे भी लंबा हो ही जाता है, लेकिन मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो लंबा होना भी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, हो ही जाएगा,
ठीक है, तो चलो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और आपके फर्स्ट ईयर क्लास में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज में, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें यह बोला गया है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 3 6 4, मतलब कुछ भी जीरो नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैं अगर इधर काउंट करूं तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितने हैं? यही है आपका सिग्निफिकेंट नंबर, 4 है, ठीक है। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन कितने भी जीरो आ जाए, मेरे सेंटेंस को आप कहीं पे लिख लो, नोट कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप बिल्कुल से बिगनर हैं इन सब चीजों को लेके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो डिजिट आता है, मतलब जीरो आते हैं, कितने भी जीरो आते हैं, तो सारे काउंटेबल होंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने निकल के आ रहे हैं? 4 निकल के आ रहे हैं। अब चलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बोला गया है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। कैसे? कि अगर पॉइंट से पहले, मतलब डेसिमल से पहले अगर कोई जीरो आता है और उससे पहले कोई नॉन जीरो नहीं होता है, सिर्फ जीरो होता है, तो पॉइंट के बाद के जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। मैं अपने सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल से पहले अगर जीरो आता है और कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, और सिग्निफिकेंट के बाद आपका क्या आता है? 5 4, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट, तो वो काउंटेबल है। तो सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस केस में कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब मैं फोर्थ केस की बात कर लूं तो यहां पर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल है और उसके बाद जीरो लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में मतलब डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट्स हो और उसके बाद जीरो हो तो वो काउंटेबल हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने निकल के आए? 4 निकल के आए। चलिए और बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, नॉन जीरो डिजिट्स हैं दो, उसके बाद जीरो है, फिर पॉइंट लगा है, फिर जीरो है। तो अगर उसके बाद जीरो है, मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में मतलब डेसिमल से पहले, जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद जीरो है और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये काउंट नहीं होगा, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आएंगे। अगर मैं यहां पे 1 लिख देता, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, अगर मैं यहां पे 1 लिख देता तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6। तो इस सिचुएशन में ये जो जीरो था डेसिमल के बाद वाला, ये काउंटेबल हो जाता। अब मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो इसमें आपके डेसिमल नॉन जीरो के बाद में जीरो है और वो काउंट होंगे नहीं, सॉरी नहीं होंगे। मतलब लाइक अगर कोई भी डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है और उससे पहले आपका नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो वो काउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें डेसिमल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हैं? सिर्फ ओनली 2 हैं, ओके। अब मैं 7 की बात करता हूँ, 7 पॉइंट की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 आपने देखा कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जीरो आए हैं, फिर इसके बाद पॉइंट लगा है, फिर आपका एक नॉन जीरो डिजिट आया है, लेकिन इसमें सिर्फ काउंटेबल कितने हुए हैं? 4 डिजिट। कौन कौन से? 1 और उसके बाद के 3 जीरो। पॉइंट की वजह से ये 3 जीरो काउंट हुए हैं, लेकिन 3 को काउंट नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया? कि अगर यहां पर पॉइंट के बाद अगर जीरो ना आके कोई नॉन जीरो डिजिट आता है तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 5 होनी चाहिए और 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम आती है तो वो काउंटेबल नहीं होगा। तो अब उसको नीचे मैंने एक्सप्लेन करा है, आपको दिखा दूं कि 1, फिर इसके बाद 3 जीरो हैं, फिर पॉइंट लगा दिया, 5 लिख दिया, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे। अगर कोई साइंटिफिक वैल्यू लिखी हुई है, साइंटिफिक कांस्टेंट जितने भी होते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात कर लें, 6.67 × 10⁻11, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर लूँ, मास की बात कर लूँ, जितनी भी साइंटिफिक वैल्यूज होती हैं वो 10 की पावर्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई साइंटिफिक वैल्यू लिखी हुई है 5.02 × 10⁻6, तो ये 10⁻6 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो इस सिचुएशन में पॉइंट से पहले नॉन जीरो आया, पॉइंट के बाद जीरो आया, ये काउंटेबल नहीं होता अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता। अब ये आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो ये भी काउंटेबल हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको एक दो बार प्रैक्टिस में लाना और अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखना इनमें। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ साथ मैं आपका जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो खत्म किया हूं, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर 2 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं अभी चैप्टर 2 में आने वाला है आपका क्या क्या, एरर आने वाला है, एरर के साथ साथ डायमेंशन एनालिसिस आने वाला है। तो एरर के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा जाके, डायमेंशन एनालिसिस पे एक अलग वीडियो बनेगा जाके। तो मे बी अगर मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा ना तो ये 2-3 पार्ट्स में आने वाला है, 3 या 4 पार्ट्स में आने वाला है, ठीक है। तो यहां तक देखो, ओके। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ये जो लास्ट का टाइम होता है, यहाँ तक अगर देखते रहे हो आप वीडियो को, तो आई होप मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो रही है। एंड थैंक यू।